नरेगा में 26 करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं, जिनमें से 12 से ज़्यादा करोड़ मजदूरों ने पिछले साल काम किया है। तो मैंने पूछा आपके लिए मिडिल क्लास कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मिडिल क्लास वो है जो आज काम करेगा तो शाम को रोटी के साथ सब्जी खाएगा, दाल खाएगा, और गरीब वो है जो सिर्फ रूखी रोटी खाए। तो आप ये देखो मिडिल क्लास की कल्पना नहीं, जो सोच है वो कितनी फर्क है। एक वर्ग ऐसा है जिसको भारत की बहुत बहुत बड़ा हिस्सा दिख ही नहीं रहा और मीडिया दिखा नहीं रहा। बहुत खूबसूरत किताब है, मैंने तो 2 बार पढ़ी है और बहुत सब्सटेंस है इस किताब में और बहुत अच्छा फ्लो भी है। हाय मैम, कैसे हो आप? ठीक हो? क्या चल रहा है लाइफ में? छुट्टियाँ। छुट्टियाँ? क्लास से। हमेशा खुश रहने वाले रितिका मैम के चेहरे पे अब उदासी क्यों नरेगा की वजह से? हाँ, मैं हैरान हूँ कि क्या हुआ ये पिछले 10 दिनों में। 2 पहलू हैं। एक तो जो नया कानून लाया गया है वो, पर जिस तरह से लाया गया है पूरी प्रक्रिया, वो भी बहुत ही मेरे ख्याल से शॉकिंग था। हम काफ़ी कुछ चीज़ों से शॉक होते हैं, पर मेरे लिए वो बहुत ही शॉकिंग था। पर शॉकिंग क्यों? ये तो पर्टिकुलरली पार्लियामेंट के थ्रू अच्छे से कानून लेके आए हैं। मतलब मेजर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, पुराने वाले में और नए वाले में? पहले कानून में क्या डिफरेंस है उस पे बता देते हैं। जो नया कानून है उसमें ऊपर से अगर आप देखो सुपरफिशियली तो ऐसे लगता है कि इतना कोई फर्क नहीं है, बल्कि ज़्यादा भी है, क्योंकि नए कानून में 125 दिन की बात लिखी है और पुराने में सिर्फ 100 दिन का काम का था। लेकिन सुपरफिशियली ना देखें और थोड़ा भी ध्यान से पढ़ें तो आपको बिल्कुल साफ पता चलेगा कि जो नरेगा की खूबी थी वो पूरी खत्म हो गई है। खूबी ये थी कि लोगों के हाथ में चाबी थी अपने लिए रोजगार खोलने के लिए, ताला, रोजगार का ताला खोलने के लिए। वो चाबी अब चली गई है। अब ये है कि केंद्र सरकार नए कानून में जब उनकी मर्जी होगी और जहां उनकी मर्जी होगी वहां पे इस नए कानून को लागू करेगी। सबसे पहली बात ये है कि सेक्शन 5 और 6 में लिखा गया है कि whenever it is notified। तो अभी उस कानून में जिस तरह से है कोई गारंटी नहीं कि पूरे देश भर में ये कानून नया वाला लागू होगा जिस तरह से नरेगा पूरे देश भर में लागू है। दूसरी बात, एक गारंटी है नए कानून में कि 2 महीने के लिए ये बंद होगा। ओके। तो सरकार 60 दिन के लिए जब सरकार ने उस कानून में लिखा है कि कटाई और बुआई के सीजन में 60 दिन के लिए ये नया वाला कानून लागू नहीं होगा। पर बुआई के सीजन में तो मजदूर चाहिए ही नहीं होते, तब तो रोजगार होता ही नहीं है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो फिर भी मजदूर होते हैं। हाँ, नहीं तो मेरे ख्याल से जो खेतीहर मजदूर थे, भूमिहीन मजदूर थे, जो खेतीहर मजदूरी पे निर्भर थे, कटाई और बुआई के सीजन में जिनको काम मिलता है, उनके लिए नरेगा होने से एक तरह से बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ रहा था। वो कह सकते थे कि भाई हमारे पास 2 विकल्प है। हाँ, तो वास्तव में अगर देखा जाए तो एक्चुअली मैं जो अभी तक बात बता रही थी वो इन प्रिंसिपल, इन थियोरी की बात थी। इन प्रैक्टिस एक्चुअली नरेगा भी मॉनसून के सीजन में, कटाई बुआई के सीजन में बहुत कम हो जाता था, लेकिन फिर भी कहीं कहीं हो रहा था और उससे थोड़ा सा लेबर मार्केट वो टाइट होता है, जिससे जो सबसे गरीब तबका है, मजदूर तबका है, उनकी वेजेस, मजदूरी थोड़ी बहुत बढ़ रही थी। तो अब तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये बंद रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें ये जो लिखा गया है कि कभी भी वो उसको चला सकते हैं किसी भी देश के हिस्से में,
और अगर वो नोटिफाई नहीं करेंगे तो शायद वो वापस भी ले सकते हैं। ओके। तो फिर मतलब ये तो पूरी सेंट्रल स्कीम है ना कि जहां आपका मन करेगा आप चला दोगे और जितना पैसा आपको देना है दे दोगे। दूसरी बात जो है 100 दिन से 125 दिन, आई थिंक काफी लोगों को ऐसे लग रहा है कि दिन तो बड़े हैं तो उसमें इतनी फिक्र की क्या बात है। तो एक फिक्र की बात तो ये है कि लागू होगा कि नहीं, वो उस पे एक बड़ा सवाल है, गारंटी जो है। हाँ। दूसरा ये भी है कि केंद्र सरकार जो कानून है नया वाला ग्राम जी, उसमें लिखा है कि केंद्र सरकार तय करेगी कि हर राज्य को कितना बजट मिलेगा, ठीक है। जितना वो बजट है वो उससे अगर राज्य सरकार ज्यादा स्पेंड करती है, खर्च करती है, तो उसका 100% खर्च राज्य सरकार को करना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा। हाँ। जो बजट दिया जाएगा हर राज्य को, उसमें ये कोई गारंटी नहीं कि राज्य सरकार 125 दिन काम दे पाएगी। अच्छा। तो अगर आप अगर आप मान लो कि ठीक है केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी, राज्य सरकारें 40 करेंगी, जो पुराना कानून था उसमें था 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार। और उसमें ये था कि अगर कोई काम मांगता है, अगर आप काम मांगोगे और मैं राज्य सरकार हूँ, मैं काम नहीं देती, तो मेरा खर्च होगा कि मुझे आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा 15 दिन बाद। हाँ। अगर मैं आपको काम दे देती हूँ तो उसका पूरा जो खर्च है वो केंद्र से आ रहा था, ठीक है। तो राज्य सरकार के लिए भलाई इसी में थी, अपना खर्च घटाने के लिए और लोगों की शुभकामनाएं पाने के लिए कि आपको मैं रोजगार दे दूं, क्योंकि मैं दूंगी तो केंद्र सरकार आपको पैसा देगी, मजदूरी देगी, और अगर मैं नहीं दूंगी तो उल्टा मेरा खर्च होगा, ठीक है। अब ये हो गया 60-40। हम मान लेते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये अच्छी बात है, मान लेते हैं, मैं नहीं मानती, लेकिन अभी भी अगर हम मान भी लें तो भी केंद्र सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे रही कि जो राज्य सरकार का वो बजट निर्धारित करेगी उससे 125 दिन का 60% का खर्चा निकल आएगा। ओके। तो आपके राज्य में कितने जिलों में चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कब नोटिफाई होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब अगर पूरे राज्य में हो भी जाता है गारंटी, तो आपको क्या वो जो बजट मिलेगा उससे आप 60% ऑफ 125 डेज निकाल पाओगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। और इसके ऊपर ये गारंटी है कि 60 दिन के लिए साल में ये बंद रहेगा। अच्छा, इसमें आपने एक खूबसूरत चीज़ लिखी है कि 14% लोग ही ऐसे होते हैं नरेगा में जो सिर्फ 100 दिन काम कर पाते हैं। हाँ। तो 100 से 125 तो कर दिया कम से कम, तो 100 ही नहीं काम मिल पाता था, तो अब 125 का क्या मायना है? हाँ, नहीं तो देखिए इसमें एक्चुअली नरेगा की कमी दिखती है। अंग्रेजी में बताओ, अंग्रेजी में दिखती है। अच्छा, क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ, अगर आंकड़े कह रहे हैं कि अभी तक 10, 15, 14% ग्रामीण परिवारों ने जिनके पास जॉब कार्ड था 100 दिन का काम किया, उसमें कम से कम 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि उनको जरूरत ही नहीं है। हाँ, ऐसे तो नहीं कि हर एक घर को हर साल 100 दिन का ही काम चाहिए होगा, जबरदस्ती तो कोई नहीं कह रहा कि 100 रोटियां खाओ। लेकिन कुछ ऐसे घर हैं जिनको है जरूरत, लेकिन वो काम नहीं उनको मिला नहीं। उनको शायद पता नहीं था कि आवेदन करना है, शायद उन्होंने आवेदन किया लेकिन वहां पे बजट नहीं था। तो जो पुराना कानून था, नरेगा कानून था, है अभी भी है, अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें ये हमेशा से प्रॉब्लम रही है कांग्रेस के पहले दिन से, जब से ये लागू हुआ है, कि जिस तरह उसका इन प्रिंसिपल डिमांड ड्रिवन था कि जितना लोग काम मांगेंगे अप टू 100 डेज उतना बजट उपलब्ध करवाया जाएगा, वो कभी भी नहीं था। तो जो 100 दिन से कम दिख रहे हैं घर, उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको जितना काम चाहिए था नहीं मिल पाया क्योंकि बजट की कमी थी, और उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनको जरूरत नहीं थी, उनके पास उससे बेहतर विकल्प थे, तो उन्होंने मांगा ही नहीं नरेगा में काम। तो उससे आपको दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। मैम, एक कॉमन परसेप्शन ये रहता है कि भाई नरेगा की जरूरत क्या है 21वीं सेंचुरी में, जब हम गड्ढे क्यों खुदवा रहे हैं। एक तो MP
थी वो कोई लेडी, मैं क्या ही नाम लूँ उसका, वो बोल रही थी कि अभी भी गड्ढे ही खोदोगे क्या। तो मतलब ये कॉमन परसेप्शन जो नरेगा के प्रति रहता है कि ये बावड़े काम है, बेफालतू के बैकवर्ड काम है, तो ये है क्यों ना इसको किल करके कोई नया चीज़ किया जाए, एम्प्लॉयमेंट देना है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू या और कई चीज़ों पे। तो इस मिसकंसेप्शन के बारे में बताइए कि वाई नरेगा मैटर्स तो एक so तो much, हाँ। फर्स्ट थिंग आई से इज कि आई फील दैट देयर इज अ वेरी बिग सेक्शन ऑफ रूरल लेबर जिनके लिए नरेगा आज भी बहुत आर्थिक सुरक्षा के लिए बहुत मायने रखता है। अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ से किसी ने वीडियो डाला है किसी गांव से, वो कह रहे हैं कि हम इसकी वजह से हमको पलायन नहीं करना पड़ता, हमें गांव में काम मिल जाता है तो हम शहर नहीं जा रहे मजदूरी करने। एक कहता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी तय करके रखी है, अब मैं पैसे कहाँ, इसके भरोसे कि इसकी कमाई के भरोसे मैं अपनी बेटी की शादी करने लगा था। उस दिन यहाँ दिल्ली में मीटिंग हुई तो 3-4 महिलाएं राजस्थान से आई थी। एक कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी को कॉलेज में डाला है और इस भरोसे कि उसकी फीस का पैसा मैं यहाँ से कमा के दे दूंगी, हमारे बच्चे अब अनपढ़ रह जाएंगे, हाँ घर का खर्चा चल रहा है। तो अलग अलग लोग इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि रोजगार की उपलब्धता बहुत कम है। सिर्फ शिक्षित लोगों के लिए बेरोजगारी प्रॉब्लम नहीं है, गांव में भी रोजगार के विकल्प बहुत कम है। उसमें नरेगा उनके लिए एक बफर की तरह काम करता है। जब इधर उधर अच्छी मजदूरी मिल जाती है तब वो करते हैं, जब नहीं होता कुछ तो उनके पास एक ये विकल्प है जिसमें 200-300 रुपए, मतलब हर राज्य में मजदूरी अलग है, तो ऑब्वियसली इतनी कम मजदूरी वो तभी करेंगे जब और कुछ काम ना मिले। दूसरी बात जो आपने कही वो है कि गड्ढे खोदने वाली बात। तो एक अखिल कटियाल है कवि, वो आप सुनाती हो तो उसने बहुत अच्छे से ये बात कैप्चर की है कि मतलब अगर आपको पेड़ भी उगाना है तो आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, अगर आपको इमारत बनानी है तो आपको पहले गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं, पोखर हो चाहे तालाब हो, जो भी हो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो केवल मिट्टी से हो सकते हैं। दूसरी बात है कि इसमें सिर्फ मिट्टी के काम नहीं हुए, दूसरे काम भी हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जैसे नरेगा के तहत आपने कच्ची सड़क निकाल दी गांव से, और फिर उसके बाद जब वो हो गई कच्ची सड़क तो उसका डामरीकरण दूसरे किसी बजट से आ जाता है अगले साल में, तो एक वो रास्ता खोल देता है। जैसे बूंदी में नहरों की सफाई, वो वाला भी बहुत सुंदर एग्जाम्पल था। तो बहुत काम हुए हैं, आम के बाग बने हैं झारखंड में, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा एक पेंशन का साधन बीच में सिंचाई कूप बनाए गए जिसमें, नहीं सिंचाई कूप भी, और जो आम के बाग हैं वो कह रहे हैं जब हम बूढ़े हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो ये पेड़ हमेशा आम देगा और इसको हम बेच दो, हमारे लिए एक पेंशन का जरिया बन गई है ये आम का बाग। अच्छा। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ इसमें गड्ढे खोदे जा रहे हैं और बेनिकम्मे काम हो रहे हैं, उन्होंने वास्तविकता शायद इतने अच्छे से नहीं देखी है, और शायद वो देखना भी नहीं चाहते हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि इसमें सभी अच्छे काम हुए हैं। मैंने एक ऐसा भी तालाब देखा है जो ढलान के नीचे होने के बजाय ढलान के ऊपर के सिरे पे था, जिससे क्या होता है जब पानी बरसता है वो सारा बाहर बह जाता है। जब तालाब बनाते हैं तब हम ढलान के नीचे वाले हिस्से में इसलिए बनाते हैं ताकि बह के पानी वहां जमा हो। तो खराब काम भी हुए हैं, उसमें भ्रष्टाचार भी है, लेकिन अच्छे काम भी हुए हैं, और जो अभी तक स्टडीज हुई हैं अर्थशास्त्रियों द्वारा, उनका जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है, वो इतना खराब नहीं है। 15-16 में प्राइम मिनिस्टर ने तो इसको यूपीए सरकार का जीता जागता स्मारक, विफलताओं का स्मारक बताया था। तो आपको क्या लगता है ये सरकार क्यों पीछे पड़ी है इसके पीछे? हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है कि क्या सोच के वो लेके आए हैं। इससे में वो पिछली जिस बात से हमने शुरू की थी कि प्रक्रिया, ठीक है नरेगा में 1000 कमियां हैं, हमारे खुद का काम इसी पे था कि नरेगा को कैसे सुधारा जाए, उसमें आप संशोधन ला सकते हो, ठीक है, तो उसमें बदलाव की जरूरत है, इस पे मेरे ख्याल से कोई ना नहीं करेगा, लेकिन उसको इस तरह से कमजोर कर देना और निठल्ला बना देना वो हमें नहीं समझ आ रही। जब नरेगा बना था तो उसकी बहुत लंबी
पब्लिक कंसल्टेशन की प्रक्रिया रही। राजस्थान में तब अकाल पड़ा था 2002-3 में, तब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। वहाँ के जो सारे संगठन हैं उन्होंने मोबिलाइज किया कि भाई हमें महाराष्ट्र की तरह यहाँ पे कानून ला के दो एम्प्लॉयमेंट गारंटी का। महाराष्ट्र में 70 के दशक में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम का कानून बना था। तो वहाँ राजस्थान में भी ये मांग उठी कि इस तरह का कानून यहाँ पे बने। तो वहाँ पे जब मुख्यमंत्री तब गहलोत थे, उन्होंने कहा भाई ये तो राज्य सरकार के बस की बात नहीं है, तुम दिल्ली में बात करो। तो जब 2004 के इलेक्शन आने लगे तब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया कि हम रोजगार गारंटी का कानून लेके आएंगे। तब कोई उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो हार गए थे तो नहीं, यूपीए 2 आई थी ना, यूपीए 1 आई थी ना, राजस्थान नहीं, हम तो अब जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो हाँ, वो कांग्रेस हार गई थी राजस्थान में, लेकिन केंद्र के जो हमारा उसमें यूपीए की सरकार बन गई। उस यूपीए की सरकार में कम्युनिस्ट पार्टियां भी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत सारी पार्टियां थी, 30 से ज्यादा पार्टियां थी तब उस कोalition में। और उसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां थी जिन्होंने कहा कि ये आइटम नंबर 1 होना चाहिए। तो इस वजह से भी इसको राजनीतिक प्राथमिकता मिली क्योंकि वो कोalition था। दूसरा ये कि चूंकि राजस्थान में बात हो रही थी कानून की, तो काफी सारे कंसल्टेशंस संगठनों के साथ, लोगों के साथ हुए थे और एक मसौदा हमारे पास तैयार था। तो तब जब वो NAC बनी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, तो वो उसने फिर एक मसौदा सरकार को भेजा। सरकार ने हर कदम पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज को भेजा, लॉ, एम्प्लॉयमेंट, ये सब था। और क्या हो रहा था वो भी हमें पता चल रहा था कि कौन किस तरह से उसको तोड़ मरोड़ रहा है। और तब भी एक क्लॉज था, आप हैरान होगे कि तब भी ये एक स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला क्लॉज था कि जब हमारी मर्जी होगी तब हम इसको बंद कर देंगे, नहीं तब हम इसको लागू करेंगे, और जहां हमारी मर्जी होगी तब इसको लागू करेंगे। 60 दिन वाला नहीं, पर ये कि वी विल नोटिफाई वेयर वी वांट एंड व्हेन वी वांट। तो उसको फिर क्योंकि हल्ला हुआ तो वो हटा, वो वाला क्लॉज। आखिर में जाके फिर ये संसद में पेश हुआ, ठीक है। संसद में पेश होने के बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी भेजा गया। उस स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो बीजेपी के नेता कल्याण सिंह जी थे। अच्छा। उस स्टैंडिंग कमेटी ने 10, 15, 20 लोगों को, पता नहीं कितने लोगों को, कमेटी की रिपोर्ट भी आप ढूंढ सकते हो, उनको बुलाया, उनसे सुझाव लिए, फिर उन्होंने इसको वापस संसद भेजा। और जब संसद में इस पे चर्चा हुई, क्लॉज बाय क्लॉज इस पे चर्चा हुई, काफी MPs ने अमेंडमेंट लाने की कोशिश की, हर एक अमेंडमेंट पर वोट हुआ, और आखिर में जब ये पास हुआ तो ये सर्वसम्मति से यूनानिमसली पास हुआ। रघुवंश प्रसाद तब ग्रामीण विकास मंत्री थे और उनके नेतृत्व में ये सब हुआ। उसके विपरीत अब अभी देखिए, सेशन के आखिरी 2-4 दिनों में बिना लिस्ट किए एकदम से आउट ऑफ द ब्लू एक नया कानून का वो पेश हुआ, और 4 दिन में बिना कमेटी, आपने पहले नहीं की सलाह तो बाद में तो कर सकते थे। आप स्टैंडिंग कमेटी नहीं तो सिलेक्ट कमेटी को तो भेज सकते थे, लेकिन एक भी बात नहीं सुनी। कुछ MPs ने शायद अमेंडमेंट मूव करने, विपक्ष के MPs ने शायद अमेंडमेंट मूव करने की भी कोशिश की, उनके सिर्फ नाम पढ़े गए, और 30 सेकेंड्स में पूरे बिल, या 1 मिनट से कम में पूरे बिल को, 1 मिनट की क्लिप है कि किस तरह से दबड़ करके पूरा पास कर दिया। मैम, अग्निवीर स्कीम को डिफेंस कमेटी को नहीं भेजा गया था। हाँ, तो गॉन आर दोज डेज जब आप ये सोच सकते हो कि उस तरीके के डिस्कशन होंगे और एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होएगा कि पहले आप कमेटी में जा रहे हैं, कमेटी से फिर उसको क्लोज मिल रहे हैं, फिर उनके इनपुट आ रहे हैं, फिर MPs उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ये वो देश थोड़ी ना रह गया अब। नहीं, पर आई थिंक जो चीज थी और अगर वो हाथ से निकल रही है तो उसके बारे में बोलना जरूरी है। एक तो मैम इसमें बजट का भी बड़ा सीन रहता है, जैसे आपने मेंशन किया है कि भाई 2008-9 के आसपास इसमें सबसे ज़्यादा बजट था, 0.53% ऑफ द GDP। फिर 15-16 के आसपास ये 0.27% हो जाता है, और फिर कोविड के टाइम पे आपका ये हो जाता है 0.33%। तो ये जो बजट का एलोकेशन है, जो इसमें ये 60-40 वाला स्टेट का भी हो रहा है, तो बजट तो अपने आप में एक इश्यू रहता है, लोगों के पास पैसे आते ही नहीं है।
जो नरेगा में काम करते हैं, तो उनको एक ये डावाडोल स्कीम लगती है और एक ये लास्ट हथियार लगता है एम्प्लॉयमेंट का। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? और फिर पैसे आएंगे तो फिर आपको आधार से लिंक करो, अकाउंट में जाओ, वो मेट आपका चढ़ाएगा नहीं चढ़ाएगा, फिर उसमें और तरीके की चीज़ें हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? हाँ, नरेगा में बहुत दिक्कतें हो रही थी, और ये दिक्कतें इस वजह से नहीं है क्योंकि उसका डिज़ाइन खराब है। अगर डिज़ाइन खराब है तो उसको खराब बनाया गया है, उसके बारे में मैं बताती हूँ। पर 3 चीज़ें मैं कहूँगी। एक तो बजट कम है। हाँ, जब बजट पेश होता है, अभी ये 6-8 साल हो गए इस बात को होते होते, बजट पेश होता है, वो वाला जो उसका जो आधा हिस्सा, लगभग मैं अंदाजे से बता रही हूँ, आधा हिस्सा पिछले वित्तीय वर्ष के अरियर्स क्लियर करने में, जो बकाया मजदूरी है उसको क्लियर करने में निकल जाता है। तो आधा ही बजट बचता है। आधा बजट अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाता है। हाँ। तो अक्टूबर नवंबर के बाद से लेके मार्च तक जो मजदूरी दी जाती है उसके लिए पैसे नहीं होते, फिर से वो बकाया मजदूरी रह जाती है। तो फिर जब अगले साल का बजट आता है, फिर उसमें से आधा हिस्सा पिछले साल की, वो तो इस वजह से लोग फंस रहे हैं। पर गलती लोगों की नहीं है, गलती बजट की है, सरकार की है कि उनको एक साल में समझ सकती हूँ कि आपको इस तरह से हो रहा है तो आपने उसको मेकअप किया। लेकिन जब आपको 6-8 साल से दिख रहा है कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो आप पहले से ढंग से पैसा दीजिए। नेचुरली। हाँ, तो वो नहीं हुआ। दूसरा ये है कि 2009-10 से लेके आज तक रियल टर्म्स में नरेगा की मजदूरी स्टैग्नेंट है। मतलब उसको हर साल सिर्फ इतना ही बढ़ाते हैं कि जो आपको प्राइस इन्फ्लेशन हुई है, महंगाई हुई है, उससे आप कोप कर सके। कितना मिलता है? 250-300 रुपये मिलता है ना? हाँ, हर स्टेट का अलग है, पर 200 से मैक्सिमम केरला में होगा, वो 400 के आसपास होगा। लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान जैसे राज्यों में 200 350 के बीच में मजदूरी है। बहुत कम है। खेतीहर मजदूर के लिए सीजन में 500 रुपए प्रतिदिन है। हाँ, तो अब वो ये भी दिक्कत हुई है कि जो प्राइवेट मार्केट में वेज है वो इससे ज्यादा हो गया है, तो लोग भी इसमें रुचि कम ले रहे हैं। एक तो मजदूरी कम है, काम मांगना और मिलना मुश्किल हो गया है। जब मिल भी जाता है तो उसकी भुगतान में इतना विलम्ब हो रहा है। दूसरा ये, उसमें इतनी टेक्नोलॉजी थोप दी गई है तो वो उसी के चक्कर में घूमते रहते हैं। तो लोग भी उबने लगे थे नरेगा से, लेकिन दिस इज बाय डिजाइन। लोग नरेगा को दबाया जा रहा था ना। अगर आप बजट नहीं दोगे, मजदूरी नहीं बढ़ाओगे और मजदूरी का ढंग से भुगतान नहीं करोगे तो किसकी गलती है? लोगों की गलती नहीं है, नरेगा की गलती नहीं है, जो उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं उनकी गलती है। टेक्नोलॉजी पे मैं थोड़ा बता देती हूँ। ये भी गलती 2009 से पहले 2009 के बाद शुरू हुई। जब यूपीए 2 की सरकार थी, उन्होंने कहा हम नरेगा में आधार को जोड़ेंगे। ये काफी सारी मुसीबतों की जड़ है। संक्षेप में मैं हिस्ट्री आधार की बता सबसे बड़ी दुश्मन बने हुए आप। हाँ, नहीं, हर चीज में आधार डाल देते हो आप। नहीं, मेरे जब आधार हर चीज में घुस रहा है, हाँ, अगर वो घुस के नुकसान कर रहा है तो उस पर बोलना बहुत जरूरी है। तो हुआ ये कि जो पहला 5 साल थे 2009 तक, हाँ, 5 से लेके 9 तक, ये देखा गया कि नरेगा में भ्रष्टाचार बहुत था। छोटे से मैं बता देती हूँ। मैं वर्कसाइट सुपरवाइजर हूँ, आप काम कर रहे हो, मैं आपकी अटेंडेंस लिख रही हूँ, आपने 6 दिन काम किया, मैं उसको 60 कर देती हूँ। हाँ, फिर मैं ब्लॉक जाती हूँ, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को बोलती हूँ 60 दिन की मजदूरी सैंक्शन कीजिए। उनको भी पता है कि मैंने बढ़ा चढ़ा के लिखा है, लेकिन उनकी आपस में, मेरी और उनकी सांठ-गांठ है कि ठीक है मैं सैंक्शन कर देता हूँ, पर जो भी तुम्हारा हिस्सा है उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। हाँ? अगर मैं ईमानदार हूँ तो मैं आपको 6 दिन की मजदूरी दे दूंगी। जो बाकी एक्स्ट्रा मैं खींच रही हूँ आपके नाम से, वो बाकी सब शेयर करते थे, सरपंच, सचिव, इंजीनियर, बीडीओ, जो भी, मतलब हाँ, पूरी वो बनी हुई थी, पीसी सिस्टम इसको कहते थे, परसेंटेज सिस्टम। तब 2008-9 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बोला कि ये तो नहीं चलेगा, हम सबके मजदूरी उनके खाते में डालेंगे। तो तब सारे नरेगा मजदूरों को आरबीआई ने कहा कि उनका जो जॉब कार्ड है वो केवाईसी डॉक्यूमेंट माना जाएगा, उसके आधार पे हम लोगों के बैंक अकाउंट खोलेंगे।
तो उसमें भी लोगों को थोड़ा धक्का लगा, क्योंकि बहुतों के पास अकाउंट नहीं थे, धाबड़ा दबड़ी में सबके अकाउंट खोले गए, चलो ठीक है। अब ये था कि अगर मैं आपका बढ़ा भी देती हूँ मजदूरी के दिन, तो पूरी डायरेक्टली आपके खाते में आएगी। मैं तो उसको पकड़ नहीं सकती। तो इससे एक्चुअली काफी फर्क पड़ा। 10-11 की एक स्टडी है जिसमें पाया गया कि जो जमीन पे लोग कह रहे हैं और जो सरकारी रजिस्टर में आंकड़े दर्ज हैं, उसमें 10% से कम का फर्क था। जैसे अगर आप कह रहे हो कि मैंने 100 दिन काम किया, तो सरकारी आंकड़ों में भी 100 दिन ही दर्ज थे, या आप कह रहे हो 50 है तो शायद वहां पे 55 था। इस तरह से बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। ये बहुत सुधार हुआ। जब उससे पहले 7-8 में हुआ था इस तरह का स्टडी, तो उसमें 40% का मिसमैच आ रहा था। अभी वो काफी कम हो गया। उसके बाद आधार आया, तो इन्होंने कहा अब आधार को जोड़ेंगे। अब आधार लोगों के बने नहीं बने, उसमें स्पेलिंग की आगे पीछे हो गई, रितिका को RI कर दिया REE की जगह, तो उसमें फिर लिंकिंग नहीं हो पाई, तो उसमें भी बहुत लोगों को परेशानी हुई, सुधारने में खर्च हुआ। फिर उसके बाद सरकार ने बोला अब आधार को बैंक अकाउंट से जोड़ो, पहले जॉब कार्ड से जोड़ो, अब बैंक अकाउंट से जोड़ो, फिर उसको दोनों को आपस में जोड़ो। हर कदम पे लोग थकते गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब इससे भी नहीं फर्क पड़ रहा। तो जैसे 2022, मैं अब जंप कर रही हूँ, हाँ 10 साल जंप करके 2022, बोर नहीं होना। 2022 में नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया सरकार ने। उन्होंने कहा ये जो झूठी हाजिरी वाला काम अभी भी चल रहा है, तो हम इसको नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से बंद करेंगे। इसमें क्या है कि सुबह शाम कार्यस्थल पे GPS लोकेशन, जियो टैग्ड फोटो अपलोड करना है। बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी इस तरह की नहीं है कि आप JPEG फाइल अपलोड कर सको। वो काम भी कभी जंगल में होता है, कभी थोड़ा सा गांव के बाहर है, अगर तालाब खुदाई हो रही है, हाँ, तो खेतों में। तो अगर स्मार्टफोन है उनके पास उस तरीके ये भी बहुत प्रॉब्लम हुई। कुछ मेटों ने, जो वर्क साइट सुपरवाइजर हैं नरेगा के, उनको मेट कहते हैं, उन महिलाओं ने झारखंड में उधार पे स्मार्टफोन खरीदे। हाँ, तो क्योंकि उनको अपना रोजगार चालू रखना था, तो उन्होंने खरीद लिए। अब वो उनका उधार, चलो जो भी है। तो दूसरा ये भी है कि आपको अगर उस तरह का फोन चाहिए जो अपलोड कर सके, तो उसकी कैपेसिटी, थोड़ा महंगा फोन भी खरीदना पड़ेगा। सारी प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट की। अब जो बदमाश है उसने तो इसको भी संभाल लिया, NMMS को, नेशनल मोबाइल। वो क्या कर रहे हैं, उनको फटाक से समझ आ गए कि ये जो ऐप है उसको केवल एक JPEG फाइल से मतलब है। अब वो JPEG फाइल में आप आदित्य सांगवान की फोटो डालो, या IIT दिल्ली की फोटो डालो, या कार्यस्थल पर काम करने वाले मजदूरों की फोटो डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो बदमाश थे उन्होंने आलतू फालतू JPEG डालना शुरू कर दिया सुबह शाम। और जो इनोसेंट हैं, जो वो नहीं है वास्तव में, वो बेचारे लगे हुए हैं फोटो लगा। और ये भी हो सकता है, हुआ है कि सुबह की फोटो अपलोड हो गई, मजदूरों ने पूरा दिन काम किया, शाम की अपलोड नहीं हुई, तो उनकी वो उस दिन की मजदूरी मान्य नहीं होगी। तो काम करने के बावजूद उनको उनकी मजदूरी नहीं मिल रही थी। और जो ये सिर्फ मेरे बात पे आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है। नहीं, मैं बता रही हूँ, 2025 में, इस साल जुलाई में सरकार का सर्कुलर है, आई कैन शो इट टू यू, जिसमें उन्होंने कहा कि इन 7 तरीकों से लोग, ये जो मैंने सारा बताया वो उस सर्कुलर के आधार पे मैं बोल रही हूँ, और हम जो जानते थे उसके आधार पे भी। लेकिन अब सरकार ने माना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने माना है, और इसका वो सोल्यूशन क्या कह रहे हैं कि जो भी फोटो अपलोड होंगे सुबह शाम गांव में सारे कार्यस्थलों पे, उसकी ग्राम पंचायत स्तर पे जांच होगी। वो कौन करेगा? वहां पे कोई बैठ के सब फोटो छांटेगा। भाई, जो लोग बदमाशी कर रहे हैं उन्हीं से आप चेकिंग भी करवा रहे हैं। हाँ, और फिर उन्होंने कहा ग्राम पंचायत के वहां पे 100% चेकिंग होगी, ब्लॉक पे शायद 5% और डिस्ट्रिक्ट पे 1%, ऐसे कुछ उन्होंने निर्धारित कर दिया। इसका सोल्यूशन है। जो पुराना जमाना था, कैश पेमेंट वाला जमाना जिसमें हो रहे, तो अब तमिलनाडु ने बहुत अच्छा सिस्टम निकाला था। उन्होंने ये कहा कि हर कार्यस्थल पे सुबह 10 बजे तक आप हमको अपना
कार्यस्थल का कोड और कितने मजदूर प्रेजेंट है वो SMS से भेजो। ये पुराना जमाना है, तब स्मार्टफोन नहीं थे। हर ब्लॉक में हर कार्यस्थल की ये हाजिरी आ जाती थी SMS से। वहां पे वो लॉटरी निकालते थे। अगर 100 कार्यस्थल चल रहे हैं तो 5 जगह की या 10 जगह की वो लॉटरी निकालते हैं और वहां पे एक फ्लाइंग स्क्वाड जाता है और वो देखता है कि हमको जो SMS में आया और जो यहाँ पे है वो नंबर टैली हो रहा है कि नहीं। ओके। तो उससे उन्होंने काफी हद तक अपनी चोरी बंद रखी। राजस्थान में भी बहुत अच्छी थी चोरी रोकने के तरीके। उन्होंने ये कहा कि इनफैक्ट वो नरेगा कानून में भी है कि कार्यस्थल पर ही मजदूरी का भुगतान होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मैं 60 दिन आपके चढ़ा रही हूँ या पखवाड़ा होता है वैसे 14 दिन, तो आपने अगर 5 दिन काम किया मैं उसको 13 कर दूंगी, ठीक है। तो अब जब मजदूरी का बंटवारा हो रहा है, भुगतान हो रहा है, तो उसमें ये था राजस्थान में कि मैं एज अ वर्क साइट सुपरवाइजर मुझे वहाँ कार्यस्थल पे आके सबको मजदूरी देनी है। तो मैं नाम पढ़ पढ़ के बोल दूंगी आदित्य 13 दिन। अब वो बाकी जो सारे बैठे हैं मजदूर वो फटाक से पकड़ लेंगे कि आदित्य तो 4 ही दिन आया था तो इसको 13 दिन की कैसे मिल रही है मजदूरी। तो लोग ही निगरानी में जुट पा रहे थे। तो ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, हम समझते हैं कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, हम समझते हैं कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और इससे एफिशिएंसी आएगी। लेकिन हुआ ये है इस काम में कि सारी टेक्नोलॉजीज को मिला के पारदर्शिता कम हुई है। जैसे जेपैक कौन सा चढ़ा रहा है, कौन चढ़ा रहा है, किसी को नहीं पता। और दूसरा इनएफिशिएंसी भी बढ़ी है। जो एक्चुअली काम करना चाहते हैं वो काम करने के बजाय ये इस सारे चोचले में फंसे हुए। हाँ। पर मैम इवेंचुअली टेक्नोलॉजी को तो लेके ही आना पड़ेगा ना। नहीं, जो टेक्नोलॉजी काम की उसको लेके आए। जैसे पूरा MIS बना था वो बहुत जरूरी था, उससे पारदर्शिता बढ़ी। आप NREG का MIS देख लो, हर गांव का हर जॉब कार्ड आपको दिखेगा, हर जॉब कार्ड में कितना काम हुआ है पिछले इतने सालों में वो भी दिखेगा। तो वो टेक्नोलॉजी बहुत वेलकम है। लेकिन जिस टेक्नोलॉजी से ना चोरी कम हो रही है और लोगों को परेशानी हो रही है उस पे आप क्यों अड़ के बैठे हो। हरियाणा में भी हुआ था अभी पिछले सरकार से पहले काफी लोगों ने कहा था ये पोर्टल की सरकार है, पूरे दिन पोर्टल पे हर चीज में ऐप लगा दो, हर चीज अपलोड में करवा दो, हाँ। ये कर दो वो कर दो। तो मैम ये सारी ज्ञान की बातें आप लोगों को समझाओगे कैसे कि भाई पहले ये नरेगा था अभी ये हो गया। गाँव में आम आदमी को आप समझाओगे कैसे? उनको तो यही नहीं पता इसमें कुछ चेंज हुआ है, उनको तो यही पता नरेगा काम कर रहे हैं, हो रहा है, ठीक है, कुछ उन्होंने कर दिया होगा पार्लियामेंट में 2-4 दिन का रोड़ा हो गया, बट ठीक है, सॉर्टेड। ये बात बताओगे कैसे आप आम आदमी को जो नरेगा में काम करता है? वो काम आपका है ना। अच्छा, ये ठेका भी हमारा है। हाँ बिल्कुल, भी नहीं, ये ही आपका है। जो मीडिया का काम है वो यही। हम तो मीडिया तो हम तो एक तरह आपके का साथ नहीं मीडिया है। आप ही है। तो मेरे ख्याल से काफी लोग समझ भी रहे हैं, ऐसे नहीं है कि कोई नहीं समझे। वही जो मैं बता रही थी छत्तीसगढ़ का वीडियो है, उसमें 5-6 लोग बोलते हैं, काफी लंबा है। तो जो पहले बोल रहे हैं वो बहुत अच्छे से मेरे से कम शब्दों में पूरा बता रहे हैं कि क्यों खराब है नया कानून। इट्स क्वाइट रिमार्केबल। तो कि 3-4 जो कल मैंने देखा था, हाँ 3-4 लाइन में वो बता रहे हैं कि ये नए वाले में ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आई थिंक लोगों को मौका मिलना चाहिए। और ये इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो प्रक्रिया थी ना, आप लोगों से सलाह मशवरा करते, जो आप समझिए इस नरेगा में 26 करोड़ मजदूर पंजीकृत हैं, जिनमें से 12 से ज्यादा करोड़ मजदूरों ने पिछले साल काम किया है। इट इज मैसिव, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन वो ऐसा वर्ग है समाज का, देश का, जिसकी हमारे लोकतंत्र में बहुत ना के बराबर आवाज है और मायने हैं। हाँ, तो इसलिए मुझे बहुत शॉकिंग लग रहा है क्योंकि 26 करोड़ लोगों को ये प्रभावित करेगी बात। ठीक है, 26 करोड़ को शायद रुचि ना हो, लेकिन 13 करोड़ के आसपास ने तो पिछले ही साल काम किया है। बाकियों को शायद जरूरत ना हो या कुछों को होगी और काम नहीं मिल पाया क्योंकि बजट नहीं था। अब ये लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी, जब तक पहुंचेगी वो समझेंगे इसको, तब तक तो बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ये तो उन्होंने 4 दिन में पूरी बात खत्म कर दी। इसके पीछे का कारण क्या लगता है आपको? हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है। एक चीज जो कुछ
फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, वो बहुत 10-15 साल से बात कह रहे हैं ये कि जब नरेगा लागू हुआ ना, उसका बहुत बड़ा बजट, टोटल बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण के राज्यों को जा रहा था। अब दक्षिण के राज्यों में गरीबी कम है, ज़रूरत है, लेकिन बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, वहाँ से बहुत कम है वहाँ, लेकिन वहाँ का तंत्र बहुत अच्छे से कर पा रहा था। तो जो काम उसको लागू करेगा उसको पैसा मिलेगा, तो वहाँ पे अच्छे से लागू हो रहा था, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा बजट जा रहा था। जो उत्तर के राज्य हैं जहाँ पे ज्यादा जरूरत है, वहाँ पे सरकारी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र जिसको इसको लागू करना है जमीन पे, वो कमजोर है, तो वो इतना पैसा नहीं खींच पा रहे थे। तो एक ये था कि अब ये इसको ठीक करना है, पर इसको ठीक करने का ये तरीका तो है ही नहीं। ये इसमें ये कानून में, नए कानून में अब ये गुंजाइश है कि आप दक्षिण में, जैसे केरल में आप कह दो 2 जिलों में लागू होगा, हाँ, तमिलनाडु में आप कह दो ये 3 जिलों में लागू होगा, और उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में लागू होगा। तो एक तो ये राजनीतिक हथियार बन गया है कि जहाँ हमको ठीक लगेगी सरकार वहाँ पे हम लगा देंगे, और जहाँ के लोग हमको कभी वोट नहीं दे रहे वहाँ पे हम बिल्कुल ना के बराबर इसको चलाएंगे। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम अगर आप इसको माने कि दक्षिण के राज्यों को बहुत ज़्यादा बजट जा रहा था टोटल का, तो इस कानून में ऐसा कुछ है नहीं एक्सेप्ट कि हम वहाँ लागू ही नहीं होने देंगे कि ये इम्बैलेंस को हम ठीक कर सके। एक मैम जैसे बात हो रही कि भी 40% बजट आपने स्टेट्स के ऊपर डाल दिया, तो बिहार जैसे राज्य हैं जहाँ की पर कैपिटा इनकम ही 55-60 हज़ार रुपये है, तो उनके पास पैसे पहले से ही नहीं होते, तो कहाँ से कर पाएंगे इस चीज़ को? सो ये है कि पहले आप इसको अगर ऐसी जगह में लागू करोगे जहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो उन राज्यों के पास शायद इतनी क्षमता नहीं है कि वो 40% खर्च कर पाए, और जहाँ पे राज्यों की शायद है क्षमता के वो 40% खर्च कर पाए, वहाँ पे पता नहीं लागू होगा कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इसमें भी उनको सलाह मशवरा करना चाहिए था सब राज्यों से, क्योंकि आप केंद्र सरकार राज्य सरकारों पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रही है कानून के तहत, लेकिन उसको उतना वो बजट देगी उसकी कोई गारंटी नहीं दे रही। तो एक्चुअली किसी एक लॉयर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 258(3) में ये लिखा गया है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करती है, तो दोनों को आपस में सलाह मशवरा करके उसका बजट का अनुपात तय करना है, या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा इसको तय करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमें पता है इस तरह का सलाह मशवरा किसी के साथ नहीं, किसी भी राज्य सरकार के साथ नहीं हुआ, खासकर दक्षिण के राज्यों के साथ तो नहीं हुआ, शायद उत्तर अभी हमें तो कुछ पता भी नहीं है क्योंकि कहाँ से आया और क्यों आया किसी भी आपको नहीं लगता ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा दिन चल गया था? नहीं, ये तो 5-10 साल में पहले ही हो जाना चाहिए था खत्म। नहीं, जिस तरीके से सरकार इसके ऊपर बात करती थी। नहीं, आई थिंक सुधार लाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको ठीक करने की जरूरत थी, इस बुक में भी ये लिखा है। हाँ मैम, एक इंटरेस्टिंग चीज ये समझ नहीं आती हिंदुस्तान में कि 26 करोड़ लोग आप बता रहे हो नरेगा के ऊपर में हैं, रजिस्टर्ड है, 80 करोड़ को हम फ्री फूड दे रहे हैं, उसी में इंक्लूड कर लेते हैं इस 26 को, और एक तरफ हिंदुस्तान की राजधानी में बैठ के हम देखते हैं कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब आपने किताब में भी लिखा है कि भाई 2,34,000 रुपये हमारी पर कैपिटा इनकम है, टॉप 10% हटा दो तो 1,84,000 बच जाती है। तो ये इतनी हाई इनकम इनक्वालिटी जो है, और वो हम थॉमस पिकेटी की तो बात कर ही रहे थे, उनका उसके ऊपर जो ऐसे है, इसको आप कैसे देखते हो? मतलब ये चीज़ कि हमारे को पता भी नहीं लगता यहाँ दिल्ली में बैठ के लोगों को कि देश में इतनी भी गरीबी होगी कि नरेगा भी इम्पोर्टेंट है। इसमें मेरे ख्याल से बड़ा फिलोसफिकल सा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। नहीं, मेरे लिए मुश्किल है, पर कुछ कि मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं भी दिल्ली में रहती हूँ और
जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, मिलना जुलना है दिल्ली में, उनके लिए ये कल्पना करना कि आज भी लोग रात को ठिठुरते हुए सो रहे हैं गाँव में, या मतलब कंबल भूल जाओ, पुआल में सो रहे हैं, और कभी कभी खाने पीने का भी ठिकाना नहीं है। 80 करोड़ को राशन मिल रहा है तो उससे कुछ हद तक भूख की प्रॉब्लम कम हुई है, लेकिन पोषण की अभी भी बहुत बड़ी दिक्कत है। दाल या सब्जियां, हरी सब्जियां, इस तरह की चीज़ें बहुत आसान नहीं है। इस किताब में भी मैंने लिखा है एक मुझ इनइक्वालिटी के बारे में। हाँ, मेरे किसी से मैंने यहाँ पे बात की IIT दिल्ली में, उन्होंने कहा उनका बच्चा कोई बहुत बड़े स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे 1-2 लाख रुपए की फीस है। वो वहाँ 2 पे, लाख तो कुछ नहीं, आज के दिन बहुत ज़्यादा हाँ ही शायद होगी। बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं पता कितनी है मेरा। तो वो अपने बच्चे को गाड़ी में बैठ के ड्राइवर के साथ लेकर आते हैं, और वहाँ पे जो बाकी लेने आ रहे हैं उनकी गाड़ियाँ मर्सिडीज या BMW है। तो ये जो अपनी पता नहीं कौन सी गाड़ी है उसमें जा रहे हैं ड्राइवर के साथ बच्चे को लेने, वो कह रहे हैं हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए उस स्कूल में थोड़ा अजीब हो जाता है। हाँ, तो उनके लिए मिडिल क्लास की परिभाषा या कल्पना ये है कि आपकी एक गाड़ी है जो BMW और मर्सिडीज नहीं है। हाँ, उसी के कुछ समय बाद मैं अलवर गई थी कुछ फील्ड वर्क करने, तो वहाँ पे एक मुझे सज्जन मिले जिनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, मतलब ऐसे गरीब नहीं है, खेती किसानी करते हैं, साथ में प्राइवेट स्कूल भी चलाया करते थे जो कोविड में बंद हो गया। तो कोविड के टाइम पे ही हम बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से मिडिल क्लास के लिए बहुत नुकसान हुआ। तो मिडिल क्लास सुन के मुझे एकदम से मेरे कान चौंकाने लगे। गाड़ी वाले आ गए हैं। हाँ, तो मैंने पूछा आपके लिए मिडिल क्लास कौन है? तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मिडिल क्लास वो है जो आज काम करेगा तो शाम को रोटी के साथ सब्जी खाएगा, दाल खाएगा, और गरीब वो है जो सिर्फ रूखी रोटी खाएगा। तो आप ये देखो मिडिल क्लास की कल्पना नहीं, जो सोच है वो कितनी फर्क है। एक वर्ग ऐसा है जिसको भारत की बहुत बड़ा हिस्सा दिख ही नहीं रहा है और मीडिया दिखा नहीं रहा। एक और मैं आपको किस्सा बताती हूँ। एक बार जॉन से कोई टीवी चैनल वाले इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने इंटरव्यू सेट करने के लिए आधा घंटा लगाया था। तब मेरे लिए ये सब नया था हमारे जैसे। हाँ, तो मैं भी पूछ रही थी कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, कि नहीं हमारे ऑडियंस के लिए पूरी लाइटिंग कोई नीली लाइट, कोई लाल लाइट ऐसे लगी हुई थी। और जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, गर्मी का टाइम होगा, तो जो इंटरव्यू कर रहे थे उनके थोड़ा पसीना आ गया, तो कैमरा उन शॉ पे करके उनका कोई पसीना पोंछ रहा था कि मतलब बिल्कुल साफ और बहुत शुद्ध दिखना चाहिए, क्योंकि टीवी में लोगों को ये देखना है। तो टीवी चैनल्स जो हैं, मीडिया भी है, उनका भी क्लाइंटेल जो है, उनको जिनसे उनको आमदनी हो रही है, वो शायद देखना नहीं चाहता उनको। और जो मीडिया वाले हैं वो, उनको लगता है हम सच्चाई दिखाएंगे तो लोग अपना चैनल बदल देंगे, तो हम उनको ऐसी चीज दिखाएं जिससे वो बहल जाए या उनको बहुत ऐसे ना दिक्कत हो। Oh my goodness, तो आई थिंक ये सोसाइटी पे भी थोड़ा रिफ्लेक्शन है ना, कि इतना डीपली एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटी है कि अपने आप को बचाने का एक तरीका है कि आप देखो ही मत। जो एक्चुअली पब्लिक माइंडेड लोग हैं वो भी अपने आप को एक तरह से बचा रहे हैं कि हम देखेंगे तो फिर हम विचलित हो जाएंगे या हाँ, वो तो है। अभी जैसे बृंदा करात मैम बता रहे थे हमारे इंटरव्यू में कि एक बंदा 250 रुपये कमा रहा है दिन के और एक बंदा 1236 करोड़ रुपए कमा रहा है दिन के। हाँ। तो अब आप देखो ये कितना बड़ा ह्यूज गैप है। इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। आप IIT की सैलरीज और मजदूर की सैलरी भी कंपेयर कर लीजिए। जैसे इस किताब में मैंने लिखा है, अगर यहाँ सरकारी नौकरी या पक्की नौकरी वाली कोई महिला अपना गर्भवती होती है और उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा, तो उसको 6 महीने की सैलरी मिलेगी। 6 महीने की सैलरी 1 लाख से कम नहीं होगी।
हाँ, और जो बाकी 90% महिलाएं हैं जिनको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पैसा मिलेगा, अब शुक्र है 2013 के बाद से कानून बना है, उनको 6,000 रुपए भी नहीं दे रहे। तो कहाँ एक टाइम 6,000 और वो कहाँ 6 लाख, इतना फर्क है। आपको अंबानी अडानी के को आप 2 मिनट के लिए भूल भी जाओ तो भी बहुत सीरियस दिक्कत है। नीचे नीचे में भी। मैम एक चीज़ हम पूछना भूल ही गए, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था नरेगा वाला? जो आपने शायद इसमें लिखा है कि जो यूरोप में या लंदन में पुअर हाउसेज होते थे, उनके लिए काम देना होता था, या फिर अकाल का काम या सूखा राहत काम, ये इसका कॉन्सेप्ट कैसे वो स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में? मतलब देखिए, जैसे अगर आप अर्थशास्त्र डेवलपमेंट की बात करें या वेलफेयर की बात करें, तो हर देश में कोई ना कोई कार्यक्रम है रीडिस्ट्रीब्यूशन का। वेलफेयर का काम ये है कि जिनके पास है वहां से हम पूंजी इकट्ठा करें, और जिनके पास नहीं है उनके लिए जीने लायक, सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जीने लायक परिस्थितियां पैदा करें। तो इसमें 2 टाइप आप समझ सकते हो, वर्कफेयर और वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब ये है कि जैसे एक जमाना था जब यूरोप के देशों में अगर किसी की नौकरी नहीं होती थी तो उसको सरकार की तरफ से डोल मिलता था, अनएम्प्लॉयमेंट डोल, कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपको सपोर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा है, इनकम टाइप। अब भारत जैसे देश में सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं कि बेरोजगारों को आप भत्ता दे दो, है ना। तो यहाँ पे वेलफेयर के बजाय वर्कफेयर का आइडिया है कि आप लोगों का काम का हक एक तरह से सुनिश्चित कर दो नरेगा जैसे कानून के तहत। उससे उसमें ये खूबी है कि जिसके पास बेहतर विकल्प है वो दूसरे काम करेंगे। हाँ, अगर मुझे 500 रुपए आज कोई दे रहा है अपने खेत में कटाई करने के लिए तो मैं नरेगा में नहीं जाऊंगी 250 रुपए में। जिस दिन वो काम नहीं मिलेगा तब मैं जाके ये कर सकती हूँ। तो जो इसमें क्या है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना वो बहुत सरल हो जाता है। किसी को ये जाने की जरूरत नहीं, देखने की ये बीपीएल है ये एपीएल है, कौन गरीब है कौन अमीर है, इसमें कोई, इसलिए ये यूनिवर्सल था हर एक के लिए, हर ग्रामीण परिवार के वयस्क अडल्ट के लिए ये हक था। तो एक काउंटर सिक्लिकल जो इसको हम कहते हैं ना कि जब परिस्थितियां अच्छी हैं तब नरेगा का बजट कम हो जाएगा। जब परिस्थितियां खराब है जैसे कोविड था या डीमोनेटाइजेशन या कुछ भी, तब नरेगा का बजट बढ़ेगा क्योंकि लोगों के पास दूसरे विकल्प नहीं होंगे, वो इस पे निर्भर हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट की जो इसमें एबिलिटी है ना, जैसे कटाई बुआई में शायद काम और डिमांड भी कम हो जाएगा, सूखे के समय में, गर्मियों के समय में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ये कुल मिला के कॉन्सेप्ट है। हाँ, द आइडिया इज बेसिकली यू हैव टू सपोर्ट पीपल। हाँ, क्योंकि लोगों की परिस्थिति उनकी गलती नहीं है। हमने ऐसी आर्थिक व्यवस्था बनाई है जिसमें कुछ लोग बहुत अच्छे से सफल हो पा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अवसर ही नहीं है। तो उनकी गलती नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव एक विफलता है। तो इसको सुधारने के लिए कोई ना कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होना चाहिए। वो आप सीधा सीधा अनाज दे सकते हो या आप काम का हक दे दो ताकि लोग खुद अपना कमा सके। ओके। अभी तो वो क्वेश्चन बच्चे वाले हैं कि अभी रिसेंटली केरला ने एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेट कर दिया। हाँ। और लाइक वो प्लान नेशनल लेवल पे कितना प्रैक्टिकल हो सकता है, एज लाइक कि इंडिया अभी हंगर इंडेक्स पे 102 आउट ऑफ 123 है। एंड एक आर्ग्यूमेंट बहुत वियर्ड लगता है मुझे, आप प्लीज़ मुझे समझाइएगा कि पॉपुलेशन कितना रोल प्ले कर रहा है इसमें। So there are many questions in that. सबसे पहले ये कि केरला, आई डोंट नो, सबको जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वहाँ जाने से ही समझ आएगा कि वो उसकी उपलब्धियाँ क्या हैं। और मैं कहूँगी कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अब 3-4 दशक हो गए हैं कि वहाँ पे 100% लिटरेसी है। उससे पूरा सामाजिक ढांचा बदल जाता है। हाँ, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात है, आई थिंक सरकार की इस घोषणा की आलोचना भी हुई है
कि उनके क्लेम पे, और इसको लेके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि वहाँ के लोगों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। मेरे ख्याल से वहाँ पे अब इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ रही है, पहले शायद इतनी नहीं थी जितनी अब। दिस इज़ बेस्ड ऑन इम्प्रेशंस, इट्स नॉट बेस्ड ऑन डेटा। लेकिन अगर जब इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे भी दिक्कतें और दिक्कतें पैदा होंगी। जो हंगर इंडेक्स वाला आपका सवाल है, वो एक्चुअली हंगर इंडेक्स के डिज़ाइन में प्रॉब्लम है। अगर हम उसको भूल जाएं तो भी देश में पोषण की बहुत बड़ी समस्या है। हमें उस खराब इंडेक्स का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर आप एक पोषण का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है स्टंटिंग। स्टंटिंग मतलब हाइट फॉर एज। जहाँ पे पोषण अच्छा नहीं होता वहाँ पे लोगों का कद कम रह जाता है। जहाँ जिन बच्चों को अच्छा पोषण मिल रहा है वो अच्छे से लंबे होंगे। तो अगर आप इंडिया का रिकॉर्ड देखें तो स्टंटिंग में हमारा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। 1/3 बच्चे शायद अभी भी 6 साल से कम की उम्र के स्टंटेड हैं, एंड एवरेज हाइट इंडिया में भी कम है। तो हमें आई थिंक अगर भूख और पोषण की बात, एक तो हमें भूख छोड़ के पोषण की भी बात करनी चाहिए, और पोषण की अगर हम बात करें तो हमें वो हंगर इंडेक्स पे निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हमें स्टंटिंग पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिसमें भी बहुत फ़र्क नहीं आया पिछले 10-15 सालों में। और आखिरी तीसरा एक कुछ था इससे जुड़ा, हाँ, पॉपुलेशन। आई थिंक अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें तो केरला की भी डेंसिटी काफ़ी हाई होगी, और हाई होने के बावजूद वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स बाकी राज्यों की तुलना में प्रॉब्लम्स कम हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अब पॉपुलेशन तो है, और अब हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे पहुंच गया है, तो अब हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो गई। तो अब हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि जो हमारे लोग हैं वो अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य पाएं, ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर फ्लरिश कर सकें। हो गया। मैम पूछ लूँ मैम 1-2 सवाल हाँ। जो बच्चों ने भेजे हैं। हाँ, इन्होंने पूछा है कि ये जो टसल है बेटर रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस ग्रोथ का, इसमें ऐसा बैलेंस कैसे लाएं कि गरीब का असली फायदा हो। क्या हमें पैसिव वेलफेयर से हटकर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेलफेयर, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्या ये बैलेंस तब तक नहीं बनेगा जब तक हम वेलफेयर को खैरात की जगह इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे? शहरों में हाउसिंग क्राइसिस के लिए रेंट कंट्रोल जैसा इंटरवेंशंस फिजिबल है? ये है क्वेश्चन। देखो, मेरी तो बुक की इस पे है। हाँ लिखा है कि रेवड़ी ना समझे, इन चीज़ों को लोगों का हक समझे। मैं ये मानती हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा जो है, हाँ, वो लोगों का हक है। इत्तेफाक से स्वास्थ्य और शिक्षा में इन्वेस्ट करने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, लेकिन the first goal is that people should have a dignified life, should be able to lead a dignified life, live with dignity. तो उसके लिए मेरे ख्याल से स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है। इसमें हमने हमेशा से कम इन्वेस्ट किया है, चाहे इंडिपेंडेंस की बात करें चाहे आज की बात करें। हाँ, तो ये एक चीज़ बहुत बदली नहीं है, और इसकी वजह से हम चाइना के पीछे भी रह गए हैं। चाइना की भी पॉपुलेशन हमारे जैसी थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने शुरुआती सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत जोर दिया, खासकर शिक्षा। क्या प्राइवेटाइजेशन एक कारण है? हाँ, क्योंकि देखिए, जब अगर आप प्राइवेटाइज करोगे चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, तो वो उसी के हाथ में रहेगा जिसके पास पैसे हैं। जो पूरा हमारा टैलेंट है गरीब वर्ग में, उसको अगर हम ढंग की शिक्षा नहीं दे पाए, अगर हम उसको अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए, तो ना वो रिसर्च कर सकते हैं, ना वो स्पोर्ट्स स्टार बन सकते हैं, ना वो सिंगर, एक्टर, जो भी है, मतलब हर किसी क्षेत्र में आपको, हाँ, डिग्निफाइड लाइफ और एनीथिंग यू नीड अ गुड फाउंडेशन, and health and education are the foundation. If you privatize it, then you are only making it accessible to those who can pay. Okay.
लास्ट क्वेश्चन है, अब उसके बाद एंड करते हैं। अरविंद सुब्रमण्यम जैसे इकोनॉमिस्ट अक्सर ये आर्गुमेंट देते हैं कि 1991 का लिबरलाइजेशन ने देश को सबसे ज़्यादा भला किया और एक मजबूत मिडिल क्लास खड़ी की, जिसने पॉवर्टी को तेज़ी से कम किया। मैम, आप इस सक्सेस स्टोरी को कैसे देखते हैं? क्या ये मिडिल क्लास का उभार असलियत में इंक्लूसिव ग्रोथ का सबूत है या सिर्फ एक एनक्लेव इकोनॉमी? और क्या इस मिडिल क्लास ने एजुकेशन और हेल्थ के प्राइवेटाइजेशन के बाद पब्लिक सर्विसेज से पूरी तरह एग्जिट कर लिया है? जब अमीर को सरकारी स्कूल से मतलब नहीं, तो क्या स्टेट के लिए गरीब की क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल नंबर बनकर रह गई है? आई थिंक इस बात में तो सच है कि 1991 के बाद ग्रोथ रेट जो बढ़ा वो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा था, और उसके बढ़ने से और बाकी सब चीज़ों से भी, इंक्लूडिंग रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम से भी गरीबी की दर घटी है। लेकिन ये भी हुआ है कि जो सबसे अमीर वर्ग है उसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है, और जो सबसे गरीब वर्ग है, बॉटम 10%, उसको इतना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो अगर टॉप 1% 20% ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है और बॉटम 10% 1% ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है, तो ऑब्वियसली गैप बढ़ रहा है, लेकिन सबकी स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है। अगर हम चाहते हैं, अगर हमको फेयरनेस चाहिए, तो हमें इस तरह की व्यवस्था पैदा करनी चाहिए कि जो बॉटम 10% है उसकी बढ़त की दर 20% हो। क्या बात। हाँ, ताकि वो थोड़ा कैचअप कर सके और वो उठ सके। अभी तो वो रेंगते रेंगते आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस पे सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए उस पे हम इतना नहीं दे रहे अभी। और चूंकि जो टॉप 20-30% है वो इतना फ्लरिश कर रहा है और वो इतना बड़ी संख्या है, तो बाकियों को भूल जाना, बॉटम 50% या जो भी है, वो बहुत आसान होता जा रहा है। लोग जो नीतियां बना रहे हैं, तो उस वर्ग की याद लोगों को तभी आती है जब वोट बटोरने होते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, मिलाइए। हाँ, शुक्रिया। और मैम की किताब है रेवड़िया हक, सामाजिक सुरक्षा पे एक नज़रिया। बहुत खूबसूरत किताब है, मैंने तो 2 बार पढ़ी है और बहुत सब्सटेंस है इस किताब में और बहुत अच्छा फ्लो भी है। आपको मज़ा आएगा पढ़ के। और मतलब देश में इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, वो वाली इकोनॉमिक्स नहीं जो बोरिंग है, जो आम आदमी की इकोनॉमिक्स है, किसके पास कैसे कितना पैसा आना चाहिए, क्या हमारा हक है क्या नहीं है, इसके ऊपर। तो ये किताब आप ज़रूर खरीदिएगा, पढ़िएगा और मैम को भी ईमेल लिखिएगा फिर कि उनका काम कैसा है क्या है। थैंक यू सो मच।